जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। हम लोग बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन को देख रहे हैं, जिसमें आपका एडिटोरिया वॉल्यूम 3 चल रहा है और सेट नंबर आज कितना होगा? 5 नंबर सेट होगा। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 में दिया है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह क्या होगा आपका? ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, दूसरा में है उत्तल लेंस, तीसरा में है अवतल दर्पण, चौथा में है अवतल लेंस। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्वेश्चन क्या था? जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह क्या है आपका? अवतल लेंस है। अब इसके अलावे हम लोग जान लेते हैं, जब कोई लेंस ऐसे द्रव में डुबाए जाते हैं, ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका जिसका अपवर्तनांक जिसका अप अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है तो क्या होगा यहाँ पे? तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या जाने हम लोग यहाँ पर कि अगर मान लिया जाए जब कोई लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका आवर्तनांक क्या होती है? लेंस के आवर्तनांक से अधिक होगा तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए अब इसके अलावे हम लोग जान लें यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है आपका? उत्तल दर्पण दिया है। ऑप्शन ए में क्या है? उत्तल दर्पण। इसके बारे में जानते हैं। यह क्या होती है आपका? बाहर बाहर की ओर उभरी होती है। क्या होती है? बाहर की ओर उभरी होती है। इसका अगर प्रतिबिंब की बात करें, इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी होती है। और और यह क्या होता है? सीधा और वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। सीधा और वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। क्या देखिए, पहला यह बात देखिए कि उत्तल दर्पण के बारे में, यह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? आभासी होती है, सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है आपका? छोटा होता है। इसके अलावे या प्रकाश की किरण को अगर यहां पर देखेंगे, प्रकाश या प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। या प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसे इसे क्या कहा जाता है आपको? अवसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता? अवसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता? अवसारी दर्पण कहा जाता है। अगर यहीं पर उत्तल दर्पण की उपयोग की अगर बात करें कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर के रूप में, एवं एवं सुरक्षा दर्पण एवं चौराहों पर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? चौराहों पर किया जाता है। तो देखिए हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में, यह कैसा होता है? बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी होती है और सीधा होती है और वस्तु से क्या होती है? छोटी होती है। यह प्रकाश किरण फैलाती या अवसारी दर्पण कहा जाता है। इसका उपयोग की बात करें तो साइड मिरर, सुरक्षा दर्पण एवं चौराहों पर किया जाता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण के बारे में जाने, अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में। हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण की अगर बात करें, यह आपका अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अंदर की ओर धंसा होता है। कैसा होता है? अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब की अगर बात करें तो कैसा बनता है? वास्तविक वास्तविक और क्या होती है? उल्टा होती है। वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। अगर इसकी उपयोग की बात करें, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? ये आपको किसमें किया जाएगा? सेविंग में। किसमें किया जाएगा? सेविंग में किया जाता है। मेकअप मेकअप मिरर में किया जाता है। इसका इसके अलावे
डॉक्टर के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा देखिए हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जाने। अवतल दर्पण क्या होता है? ये अंदर की ओर क्या होता है? धंसा हुआ होता है। इसका प्रतिबिंब क्या होती है? वास्तविक और उल्टा होता है। उपयोग कहाँ किया जाता है? शेविंग, मेकअप, मिरर, और कहाँ पे किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। चलेंगे, इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें हम लोग, अब आता है उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस का इस्तेमाल बात करें कि कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल दूरदृष्टि में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? दूरदृष्टि में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? दूरदृष्टि में किया जाता है। अब आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? निकट दृष्टि दोष में। कहाँ पे होती है? निकट दृष्टि दोष में होता है। निकट दृष्टि दोष में होता है। कहाँ पे होता है? निकट दृष्टि दोष। तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल दूरदृष्टि में किया जाता है। अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है जी? तो किसके कारण होता है? क्रॉड का, नर्म लोहा का बना होना। ऑप्शन कौन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती? तो किसके कारण नहीं होती है? तो क्रॉड का, नर्म लोहा का बना होना। इसके बारे में अगर हम लोग जानें, ट्रांसफार्मर में जो नर्म लोहे का उपयोग, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे का उपयोग करके यह जो भावर धारा है, भावर भावर धाराएं से होने वाले होने वाले नुकसान से बचाया जाता, होने वाले नुकसान से क्या होता है? इसको बचाया जाता है। क्या देखिए, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर में नर्म लोहा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इसके भंवर धाराओं से होने वाले नुकसान से क्या हो, उसे बचाया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकताएं होती है? किसका होगा इसका ऑप्शन होगा ए, घास। कौन होगा? घास। किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? तो घास की होती है। क्योंकि घास में क्या पाया जाता है? आपका सेलुलोज पाया जाता। क्या पाया जाता? सेलुलोज पाया जाता। घास में सेलुलोज पाया जाता है। और और इसे इसे पचाने में अधिक समय लगता है। इसको पचाने में क्या होती है? अधिक समय लगती है। किसके कारण? क्योंकि सेलुलोज पाई जाती है। अगर यहाँ पर बात करें, घास में क्या पाया जाती है? सेलुलोज पाया जाता है, जिसके कारण इसको पचाने में क्या होता है? अधिक समय लगता है। वहीं पे ऑप्शन अगर बी की बात करें, तो बी में क्या है? आपका मांस दिया हुआ है। मांस को पचाना क्या होती है? आसान होती है। मांस को पचाना क्या होती है? आसान होती है। इसलिए इसलिए इसमें किसकी आवश्यकता होती है? इसलिए इसमें छोटी आंत की आवश्यकता होती है। इसमें छोटी आंत की आवश्यकता होती है। क्या होती है? छोटी आंत की आवश्यकताएं होती है। क्या देखिए, घास में आपका सेलुलोज पाया जाता है, जिसके कारण इसको पचाने में अधिक समय लगता है। मांस की बात करें तो मांस पचाने आसान होता है, इसलिए इसमें क्या होती है? छोटी आंत की आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया है? 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है किस प्रकार की कोशिका लंबी और शासिक्त होती है जी? तो ऑप्शन ए में है तंत्रिका कोशिका, 2 में है श्वेत रक्त कोशिका, 3 में है लाल रक्त कोशिका, 4 में है स्तंभाकार उपकला कोशिका। तो 4 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। कौन हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के बारे में हम लोग अब जान लें। इसको 2 भाग में विभाजित किया गया। यह तंत्रिका कोशिका कितने भागों में होती है? 2 भाग में। पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा केंद्रीय केंद्रीय कोशिका हो जाए। क्या हो जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाए। क्या हो जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाए। क्या हो जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगी। अब दूसरा हो जाएगा परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या हो जाएगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा।
चलिए दोनों हो गया आपका। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अगर बारे में बात करें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी इसमें शामिल होती है। कौन शामिल होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अगर बात करें तो इसमें शामिल क्या होता है? मस्तिष्क और क्या होता है? रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। वहीं अगर परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? या मुख्य रूप से क्या होता है आपका? संवेदन संवेदन तंत्रिकाएं होती है। क्या होती है? मुख्य रूप से संवेदन तंत्रिकाएं होती है। तो क्या देखिए इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, दूसरा क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में शामिल होती है, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र किसमें होता है? संवेदीय तंत्रिका होती है, संवेदीय तंत्रिका होती है। चलेंगे अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? आरबीसी के बारे में दिया है। और आरबीसी के आप लोग जानते हैं कि आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? आपका अस्थमज्जा अर्थात बॉन मेरो में होती है। कहाँ पे होती है आरबीसी का जन्म? बॉन मेरो में, जिसका जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन होता है। कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन होती है। लाल रक्त कोशिका की अगर मृत्यु की बात करें तो इसका मृत्यु कहाँ पे होती है? लीवर अर्थात स्प्लीन में। दोनों कहाँ पे होता है? एक तो यकृत, कहाँ पे होता है? यकृत, या कहाँ पे होता है? पीलिया में। कहाँ पे होती है? यकृत एवं पीलिया में होती है। तो आरबीसी का अगर जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे हुआ? अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मेरो कहते हैं। और इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन होती है। और इसका मृत्यु कहाँ पे होता है? यकृत एवं पीलिया में होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होती है? तो कौन हो जाएगा इसमें आपका? इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया? एंजियोस्पर्म्स अर्थात आवर्तबीजी। कौन होगा? आवर्तबीजी। अब यहाँ पे बात करें हम लोग पादप जगत के बारे में, कितना भागों में इसको बांटा गया है? पादप जगत को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन होगा आपका? अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद और कौन हो जाएगा? पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद होगा। अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को क्या भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। अपुष्पोद्भिद को क्या भाग में बांटा जाता? 3 भाग में। कौन कौन हो जाएगा? हाइलोफेटा, हाइलोफेटा, ब्रायोफाइटा, ट्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और कौन हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। कौन हो जाएगा? टेरिडोफाइटा हो जाएगा। तो क्या देखिए पादप जगत को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया। पादप जगत को क्या भाग में बांटा गया? 2 भाग में। और पुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। और पुष्पोद्भिद को 3 भाग में, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा। यहीं पर अगर बात करें कि आपको पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था? एकलर ने। कब किया था? 1883 ने। इसका एकलर ने कब किया था? 1883। तो पादप जगत को 2 भाग में बांटा गया। अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद में। अपुष्पोद्भिद को भी 3 भाग में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा। यहाँ पर देखिए पादप जगत का वर्गीकरण किन्होंने किया था? एकलर ने। एकलर ने कब किया था? 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है बंदर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? इसमें रेबीज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेबीज। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी। बंदर के काटने से होने वाला रोग कौन सा आपका? रेबीज है। टाइफाइड किसके कारण होता है जी? तो यहां पर देखेंगे गंदी पानी का इस्तेमाल करने, या जो कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके संक्रमण आने से क्या होगा आपका? टाइफाइड। तो यह आपको गंदे पानी से ज्यादातर फैलता था। यह बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी कौन सा आपका? टाइफाइड है। बैक्टीरिया से होने वाला कौन है? टाइफाइड है। वह इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होती है आपका?
या इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता, वायरस के कारण होती, किसके कारण होता, वायरस। और मलेरिया किसके कारण होता है जी, या परजीवी के कारण होती, किसके कारण होती है, परजीवी। पर आपको किसके कारण होता है, परजीवी। तो क्या देखिए, टाइफाइड की अगर बात करें तो टाइफाइड क्या आपका है, या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी अथवा जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो यह वायरस के द्वारा होती है। और मलेरिया की बात करें तो यह किसके कारण होता है, परजीवी के कारण, किसके कारण होती है, परजीवी के कारण। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया था, बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन सा आपका, रेबीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृद्ध व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में है, वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। दूसरा, वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस अस्पष्ट और चमकदार हो जाती है। तीसरा है, परितंत्रिका धुंधली हो जाती है। चौथा है, पुतली सुस्त हो जाती है। तो 7 का आंसर बन जाएगा आपका एक बन जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक। वृद्ध व्यक्ति को मोतियाबिंद जो होता है इसके कारण क्या होता है, वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाती है और धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है जी, धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। 8 नंबर में है कि आईवीएम, आईवीएम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक स्वस्थ स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में से सीधे इंजेक्ट करने के लिए आपको स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरा, माँ के गर्भाशय से एक्स निकालने के लिए कैथेटर का आपका उपयोग किया जाता है। तो बताएंगे 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसमें 2 बनेगा। कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। 8 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ की गर्भाशय से एक्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है तो यह कैसा बनेगा। ऑप्शन ए में है, वह वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है। दूसरा में, वस्तु से छोटा होता है, सीधी होती है। तीसरा, वह वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है। चौथा, वह वस्तु के बराबर होती है और सीधी होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 9 का कितना बनेगा, 9 का 3 बनेगा। वह वस्तु जो छोटा होता है और क्या होता है, उल्टा होता है। दृष्टि पटल अथवा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु से छोटा होगा और क्या होगा आपका, उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि जर्मन, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसका अवयव है तांबा, कोबाल्ट, सिल्वर। तो 10 का आंसर बनाएंगे आपको कौन, तो 10 में हो जाएगा आपका तांबा, निकेल और क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसका अवयव क्या होता है, तांबा, निकेल और क्या होता है आपका, जिंक होता है। तांबा, निकेल और क्या होता है, जिंक होता है। अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है आपका, बर्तन, बर्तन, मूर्ति एवं सजावटी, सजावटी चीजों को बनाने में इस्तेमाल होता है जी। तो बर्तन, मूर्ति एवं सजावटी चीजों में बनाने का इस्तेमाल किनका किया जाता है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता, अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नॉड और इंटरनॉड होता है जी। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इनमें से नॉड और क्या होता है आपका, इंटरनॉड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में आपको मिलान करने के लिए दिया है, एक मानव रोग है और रोग का कारक तथा सूक्ष्म जीवी दिया है। मलेरिया किसके कारण हो जाएगा आपको, तो मलेरिया का आपका इसमें देखेंगे तो मलेरिया होता है आपको किसके कारण, ये आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए की बात करें, हेपेटाइटिस टाइफाइड, इसमें क्या दिया है, खासरा दिया है ना, 2 आपको जीवाणु दिया है जी। टाइफाइड भी आपको, टाइफाइड किसके कारण हो जाएगा, या वायरस के कारण हो जाएगा, खसरा किसके कारण होता है, वायरस के कारण। खसरा किसके कारण होता है, वायरस। यहां पर देखेंगे आपको क्या दिया, सुमूलित नहीं है जी। इसमें अगर बात करेंगे तो आपको मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए किनके कारण होता है, वायरस के कारण। टाइफाइड जीवाणु के कारण होती है। और खसरा की बात करें तो यह जीवाणु ना होकर क्या होगा आपको, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टाइफाइड ए वायरस से होता है,
टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से, सॉरी। हेपेटाइटिस ए आपको वायरस से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, और खसरा किसके कारण होता है? वायरस से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें है कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो बताएंगे इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 का क्वेश्चन का 13 का क्या बनेगा? 4 नंबर। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, तब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और क्या बन जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, 14 में है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना गया है जी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना गया? तो इसको डी को माना गया। किसको माना गया है? डी को माना गया। वहीं बात करें जल में घुलनशील, जल में घुलनशील की अगर बात करें, जल में घुलनशील कौन कौन होता है? बी और सी होता है। कौन होता है? बी और सी। यहां पर केवल बी को नहीं लेंगे, यहां पर आप कह सकते हैं बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा B1, B2, B5, B7, B9, B12 हो जाएगा। ये सभी किस में आता है? आपका जल में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील के हैं तो इसमें कहना है बी कॉम्प्लेक्स, और क्या होता है आपका? सी होता था एस्कर्बिक अम्ल। इसके अलावा अगर देखें वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील कौन कौन हो जाएगा? ADEK। क्या हो जाएगा? ADEK। तो वसा में घुलनशील क्या होगा? ADEK होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है जी? वसा, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन। किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की। तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होती है? आयरन की आवश्यकता होती है। यहां पर अगर बात करें कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करती है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करती है। क्या करती है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करती है, करने का काम करती है। तो क्या देखिए कि आपको हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने का काम कौन करता है? आपका हीमोग्लोबिन करता है। तो ऑप्शन आपका 15 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है निम्नलिखित युग्मों में से गलत मिलान का चयन करें जी। ओडोमीटर, ओडोमीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? 16 का क्या हो जाएगा ये? इसमें तो इसमें अगर देखेंगे ओडोमीटर का इस्तेमाल वाहन द्वारा तय की गई दूरी में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्रामीटर की बात करें तो क्रामीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? इसमें निम्न तापमान को मापा जाता है। निम्न ताप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? निम्न ताप को मापा जाता है। इसमें क्या मापा जाता है? निम्न ताप को मापा जाता है। किसमें जी? क्रायोमीटर में। इसके अलावा देखिए ऑडियोमीटर तो हो गया, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ग्रीवोमीटर के द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन। उसके बाद आपका फोनोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता क्या मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा गया। क्रायोमीटर के द्वारा क्या हो गया? निम्न ताप को मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। 16 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 का रहा है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? जल्दी से बताएंगे इसका ऑप्शन पढ़ के इसका आंसर क्या होगा आप लोग? 17 का क्या होगा? 2 होगा। कारण क्या है इसमें कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक का आपको क्या होता है? पारे से क्या होती है? कम होती है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक होती है और पारे से क्या होती है? कम होती है। तो इसका आंसर 17 का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 17 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फिनोथोलिन, फिनोथोलिन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लाल रंग में बदल जाता, पीला रंग में बदल जाता, कोई परिवर्तन नहीं होता। 18 का कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन 3। फिनोथेरेपी अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। अम्ल की बात कर रहा है तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वहीं पर क्षार की अगर बात करें तो क्या होगा?
क्षार में अभिक्रिया करेगा तो किस रंग में बदल जाएगा? गुलाबी रंग में। किस में बदल जाएगा? गुलाबी रंग में बदल जाएगा। किस रंग में बदल जाएगा? गुलाबी रंग में बदल जाएगा। किस रंग में बदल जाएगा? गुलाबी रंग में बदल जाएगा। तो क्षार से अभिक्रिया यह जैसे करेगा किस कलर में बदल जाएगा? गुलाबी कलर में बदल जाएगा। जबकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर वह किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? एक्वा रिजिया के संदर्भ में असत्य कथन कौन है जी? तो 19 का ऑप्शन ए में दिया है, यह सांद्र HNO एवं सांद्र HCl ताजा आपको मिश्रण बताएंगे। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर क्या होगा? 2 होगा। इसमें HNO और HCl का अनुपात क्रमशः कितना होता है? 3 और 1 के अनुपात में होती है। कितना होता है? 3:1 के अनुपात में। तो एक्वा रिजिया आप लोग जानते हैं, एक्वा रिजिया किसमें घोला जा सकता है? तो HNO और किसमें आ गया? HCl। इसमें HNO3 हो गया, मतलब 3 और 1 के अनुपात में आएगा। तो एक्वा रिजिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? HNO और HCl का कितना अनुपात में घोला जाता है? 3:1 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 में दिया है कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है जी? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सी में ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बताएंगे 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर यहां पर जल की बात करें, जल अर्थात H2O, H2O में किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? SO2। अगर यहां पर SO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या बन जाएगा जी? H2SO4। क्या बन जाएगा? H2SO4। वहीं अगर H2O को अगर NO के साथ ना, NO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो हो जाएगा, इसमें आपको बन जाएगा H, इसमें हो जाएगा HNO3। क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा। तो क्या देखिए, जल में H2O, अगर H2O को जल के साथ H2O का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। उसके अलावा H2O में अगर NO2 का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? HNO3 बनेगा। क्या बनेगा? HNO3। तो यहाँ पर मुख्यतः आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होता पर्यावरण प्रदूषण? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और किनके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और किनके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है? मुगल प्रशासन में कौन सा अधिकारी राजा और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी का काम करती है? क्वेश्चन 21 में है मुगल प्रशासन में कौन सा अधिकारी राजा और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी का काम करता है? तो एक में है करोरी, दूसरा में अमलगुजार, तीसरा में वाजिर और चौथा में मीरबख्शी। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका वजीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वजीर। ऑप्शन 21 का क्या हो जाएगा? वजीर हो जाएगा। यहाँ करोड़ी का अगर काम पूछा जाए तो इसका मुख्य काम होता था 1 लाख रुपया, 1 लाख राजस्व वसूलना होता था। एक राजस्व वसूलना किनका होता था? करोड़ी का होता। अमलगुजार की बात करें तो यह राजस्व अधिकारी होता था जी। करोड़ी आपको अमलगुजार क्या होता था? यह राजस्व अधिकारी होता। मतलब राजस्व को इकट्ठा करने का काम किसका होता था? अमलगुजार का। मीरबख्शी की बात करें तो मीरबख्शी क्या था आपका? यह सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। क्या होता था? सेना विभाग का अधिकारी। मीरबख्शी कौन कहलाते थे? सेना विभाग के अधिकारी। तो क्या देखिए, करोड़ी नामक, यह मुगल प्रशासन की बात हो रही है कि मुगल प्रशासन में कौन सा अधिकारी राजा और प्रशासन के बीच की मुख्य का काम करती थी? कौन करती थी? वजीर करता था। इसमें करोड़ी एक अधिकारी होता था जिनका काम होता था 1 लाख रुपया राजस्व वसूलना। अमलगुजार का काम क्या होता था? राजस्व अधिकारी होते थे। और मीर बख्शी का काम क्या होता है? यह सेना विभाग का अधिकारी होता है। किसका होता था? सेना विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे। 22 कहता है साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का विरोध किया। इस कमीशन ने सभी वर्ग तथा दलों में फूट डाल दी। अनेक भारतीय राष्ट्रवादी द्वारा संवैधानिक सुधार की गई। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 3। इस कमीशन ने सभी वर्ग एवं दलों पर क्या की थी? फूट डाली थी। किसने क्या था? साइमन कमीशन। अगर साइमन कमीशन की बात करें तो मार्लो मिंटो का सुधार की बात करें तो कब आया था? 1919 में। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1919। तो 1919 के अधिनियम को ही जांच करने के लिए कौन आया? साइमन कमीशन गठित हुआ था जी। कौन हुआ था? साइमन कमीशन गठित। यह हुआ था, साइमन कमीशन गठित कब हुआ था? 8 नवंबर 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और ये कितना सदस्यीय था? 7 सदस्यीय था। कितना सदस्यीय था? 7 सदस्यीय था। और सातों का 7 सदस्य कौन थे इसमें? अंग्रेज थे। सातों सदस्य इसमें कौन थे? अंग्रेज थे। इसमें सातों सदस्य कौन थे? अंग्रेज था। इसीलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना गया। साइमन कमीशन का विरोध करने वाले कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और अंततः लाला लाजपत राय का मृत्यु भी साइमन कमीशन के विरोध करते करते उनके लाठियों के प्रहार से हो गया था। वहीं बात करें कि साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा, तो यह 3 फरवरी 3 फरवरी 1928 को कहां पे पहुंचा था? सबसे पहले बंबई में पहुंचा था। तो क्या देखिए, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1919, सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्लो मिंटो तो 1909 हो गया। 1909 1919 के अधिनियम के 1919 के अधिनियम को जांच करने के लिए कौन आया? साइमन कमीशन। इसका गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को। यह 7 सदस्यीय था। और यह क्या था आपका? पूर्णतः क्या था? इसमें टोटली सातों सदस्य क्या था? अंग्रेज था। इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना गया। और सर्वप्रथम यह कहां पहुंचा था? बंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है? इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, दूसरा रास बिहारी बोस, तीसरा कैप्टन मोहन सिंह, चौथा इना। आपका इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। कौन हो जाएगा? रास बिहारी बोस। इन्होंने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना 1942 में कब किया था? 1942 में। कहां पर किया था? जापान में। कहां पे किया था? जापान। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया 1942 में। और कहां पे किया गया था? जापान में। कहां पे किया गया था? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय के क्षेत्र में किन किए गए मुख्य सुधार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसने 1772 में नई व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालत के गठन का प्रावधान था। दीवानी अदालत के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। इसमें कौन हो जाएगा? 24 का आपका 24 में इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब अगर वारेन हेस्टिंग की बात करें तो वारेन हेस्टिंग का अगर शासनकाल हम लोग देखेंगे तो पहले 1772 से क्या था? 74 था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और इनका शासनकाल रहा 1774 से लेकर 85। क्या रहा? 1774 से 85। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो इन्होंने ही 1772 में क्या चलाया था? इजरदारी प्रथा। 1772 में इजरदारी प्रथा शुरू करने वाले कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो वह भी किनके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग के समय में। इन्हीं के समय में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा हेम्पे। कौन बने थे? सर एलिजा हेम्पे। तो यहाँ पर क्या देखे, इसने 1772 में नई न्यायालय व्यवस्था स्थापित किया था। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालत का गठन किया गया। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में आपको दिया है निम्नलिखित को सही कलाक्रम के साथ व्यवस्थित करें। आपका लॉर्ड कर्जन, कर्जन की अगर शासनकाल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1800। अगर लॉर्ड कर्जन की शासनकाल कहेंगे तो 1899 से 1905। चेम्सफोर्ड का शासनकाल हो जाएगा हार्डिंग 1910 से क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चेम्सफोर्ड की अगर 1916 से 21 हो जाएगा। और इरविन का हो जाएगा 1926 से 31। तो क्या देखिए, इसको क्रम वाइज सजाने के लिए दिया है कि किनका समय कब कब रहा। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। हार्डिंग 1910 से 16। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। तो इस अनुसार से अगर आपको ऑप्शन सजाएंगे तो इसमें ऑप्शन आपको 25 का कौन बनेगा?
ए हो जाएगा। इसमें सबसे पहला कौन होगा? ए होगा। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 रहा। 3 पर कौन आ जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16। और उसके बाद दो नंबर पे कौन आ जाएगा? चेम्सफोर्ड 1916 से 21। और तीसरा पे आपको, चौथा पे कौन आ जाएगा? लॉर्ड इरविन 1926 से 31। तो लॉर्ड कर्जन काल 1899 से क्या हो गया आपका? 1905। चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 21। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16। इरविन का क्या हो जाएगा? 1926 से 31। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी का जान लेते हैं विस्तृत रूप से। अगर लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 रहा। कर्जन के बारे में अगर देखें हम लोग, भारतीय भारतीय टंकन भारतीय भारतीय टंकन पत्र मुद्रा अधिनियम, भारतीय टंकन पत्र मुद्रा अधिनियम कब आया था जी? 1899 में। कब आता? 1899। तो भारतीय टंकन मत मुद्रा अधिनियम किसके समय में आया? लॉर्ड कर्जन के समय में। कब आता? 1899 में। इन्होंने मॉनक्रीप की अध्यक्षता, इसी के समय में मॉनक्रीप की अध्यक्षता में 1901 में, मॉनक्रीप की अध्यक्षता में 1901 में क्या बना था? सिंचाई आयोग। क्या बना? सिंचाई आयोग गठित किया गया था। इसके अलावा देखिए दूसरा, रॉबर्टसन रॉबर्टसन की अध्यक्षता में 1901 में ही क्या बना आपका? रेलवे आयोग। क्या गठित हुआ? रेलवे आयोग गठित हुआ। क्या हुआ? रेलवे आयोग। अब अगर बात करें फ्रेजर की अध्यक्षता में, फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या है आपको? पुलिस आयोग। पुलिस आयोग का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? पुलिस आयोग का गठन कब हुआ? 1902 में। वहीं पर अगर देखें आपको टॉमस रेले की अध्यक्षता में क्या बना? विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग क्या गठित हुआ था? विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। क्या गठन हुआ? विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। तो क्या देखिए यहाँ पर आपको, भारतीय टंकन पत्र मुद्रा अधिनियम का आया 1899 में। मॉनक्रीप की अध्यक्षता में 1901 में क्या आया? सिंचाई आयोग। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में क्या? रेलवे आयोग। फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या आया? पुलिस आयोग। और टॉमस रेले की अध्यक्षता में क्या गठित हुआ? विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ जी। वहीं अगर कर्जन की और विशेषता की बात करें, सहकारी 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 विभाग अधिनियम, सहकारी विभाग अधिनियम कब आया? 1904। सहकारी विभाग अधिनियम कब आया? 1904 में। इसके अलावा कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कब गठित किया गया इसको? 1904। आज 1904-05 में किया गया। इसके अलावा अगर देखें बंगाल विभाजन, इसमें क्या बात क्या होता है? बंगाल विभाजन। सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम लोग क्या क्या जाने जी। सबसे पहले हम लोग जाने क्या आपका कि भारतीय टंकन पत्र मुद्रा अधिनियम, भारतीय टंकन पत्र मुद्रा अधिनियम कब आया? 1899 में। कर्जन के समय में। मॉनक्रीप की अध्यक्षता में 1901 में क्या है? सिंचाई आयोग। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में 1901 में रेलवे आयोग। फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग। टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय। वहीं बात करें सहकारी विभाग अधिनियम 1904 में, कर्जन के समय में कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना भी किनके समय में किया गया? कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन की भी किसके समय में घोषणा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी घोषणा हुआ था। 19 या 20 जुलाई कब हुई थी? 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ और लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। तो यह सारी विशेषता किनका था? लॉर्ड कर्जन के बारे में देखें। कर्जन के अलावा अगर बात करें हम लोग ऑप्शन, अगर हार्डिंग की बात करें तो इनका शासनकाल 1910 से लेकर क्या रहा था? 1916। हार्डिंग का समय क्या रहा था? 1910 से लेकर 1916 के बीच चला था। इसी के समय में ब्रिटेन का राजा जी, इसी के समय में ब्रिटेन का राजा कौन आया था? ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम। कौन आया था? जॉर्ज पंचम। तो लॉर्ड हार्डिंग के ही समय में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम आए थे, जिसमें दिल्ली में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब रखा गया था? 12 दिसंबर 1911 को। कब रखा गया? 12 दिसंबर 1911। किनके स्वागत में रखा गया?
तो क्या देखिए, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1910 से 16, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम इसी के समय में आए। दिल्ली में भाव दरबार काजन लॉर्ड हार्डिंग के ही समय में कब रखा गया, 12 दिसंबर 1911। और सबसे पहला घोषणा इसमें क्या किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुआ जी, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुआ। दूसरा बात किया गया, कलकत्ता की राजधानी, कलकत्ता से राजधानी को हटाकर कहां बनाए गए, दिल्ली में। कलकत्ता से राजधानी हटाकर कहां ले गया है, दिल्ली। कलकत्ता, अगर बात किया जाए कि कलकत्ता से राजधानी जो हस्तांतरित किया गया, इसका घोषणा कब हुआ था, 1911 में। लेकिन राजधानी कब बनता, 1912 में। राजधानी कब बना, 1912 में। तो क्या देखिए, ब्रिटेन राजा जॉर्ज पंचम जो आए थे वह हार्डिंग के समय में आए। हार्डिंग का समय क्या था, 1910 से 16। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ 12 दिसंबर 1911 में। कब हुआ, 12 दिसंबर 1911 में। सबसे पहला घोषणा क्या रहा, बंगाल विभाजन रद्द करना। दूसरा, कलकत्ता को राजधानी हटाकर कहां बनाया गया, दिल्ली को राजधानी बनाया गया। इसके अलावा अगर दूसरा देखें, हार्डिंग के अलावा अगर बात करें चेम्सफोर्ड के बारे में, चेम्सफोर्ड का समय क्या रहा था जी, लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात करें, चेम्सफोर्ड की बात करेंगे, चेम्सफोर्ड का समय क्या हो जाएगा, 1916 से 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1916 से 21 हो जाएगा। चेम्सफोर्ड के ही समय में आपको घटना रहा था, इसी के समय में लखनऊ अधिवेशन कौन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था जी। कौन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन कब किया गया था, 1916 में। जिसमें मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, आपको एकीकरण किया गया था। एकीकरण, इसमें क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन कब होता, 1916 में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था, अंबिका 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 चरण मजूमदार। किन्होंने किया था, अंबिका चरण मजूमदार। तो क्या देखे, लखनऊ अधिवेशन किसके समय में हुआ, चेम्सफोर्ड के समय में, 1916 में। जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसके अलावा अगर बात करें चेम्सफोर्ड के समय की बात, 1917 में शिक्षा के सुधार के लिए जी, शिक्षा के सुधार के लिए कौन आया था, सेडलर आयोग। कौन आया था, सेडलर आयोग आया था। कौन आया था, सेडलर आयोग आया था। क्या देखे, 1917 में शिक्षा के सुधार के लिए कौन आया, इसके अलावा इसके वहां पे पहले क्या जाने हम लोग, 1917 में शिक्षा सुधार के लिए सेडलर आयोग आए। 1919 में क्या आया आपका, रॉलेक्ट एक्ट। क्या आया, रॉलेक्ट एक्ट की अगर बात करें तो कब आया, 1919 में, चेम्सफोर्ड के समय में। उसके बाद अमृतसर में जी, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपको, 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। तो क्या देखिए, लखनऊ अधिवेशन आपको किसके समय में रहा, चेम्सफोर्ड के समय में, 1916 से 21। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। इसी के समय में, चेम्सफोर्ड के समय में, 1917 में शिक्षा के सुधार के लिए क्या है, सेडलर आयोग आया। 1919 में इसी के समय में रॉलेट एक्ट की घटना रहा, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। बिना वकील बिना दलील का कानून भी रॉलेट एक्ट को कहा जाता। अमृतसर में देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। किसके समय में हुआ, चेम्सफोर्ड के समय में। चलेंगे अगला, अगर गवर्नर की बात करें तो कौन आता है, इरविन आता है जी। इरविन की अगर बात किया जाए, 1926 से 31। इरविन का समय क्या हो जाएगा, 1926 से 31 हो जाएगा। इरविन की अगर महत्वपूर्ण विशेषता को जाने, इसी के समय में आपको साइमन कमीशन जी, साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में कहां पे पहुंचा, बंबई में पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928। इसके बारे में अभी विस्तृत रूप से हम लोग पीछे जाने। इसी के समय में जतीन जतीन दास ने भूख हड़ताल की घोषणा किया। कब किया आपको, 13 जुलाई 1929 को। कब क्या था, 13 जुलाई 1929। आज 64वें दिन जी, 64वें दिन इनका 13 सितंबर 1929 को इनका क्या हो जाता, मृत्यु हो जाता। तो जतीन दास ने भूख हड़ताल की घोषणा कब किया,
तो जतिन दास ने भूख हड़ताल की घोषणा 13 जुलाई 1929 को, जतिन दास ने भूख हड़ताल की घोषणा कब किया? 13 जुलाई 1929 को क्या? और 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किनके समय की बात हो रही है? लॉर्ड इरविन के समय में। इन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा क्यों किया था? तो भारतीय कैदियों एवं अंग्रेजी कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा किया था। इसके अलावा अगर जाने 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जी। 1929 में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। जिसमें क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। और इसका आप लोग जानते हैं, इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, जिनकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी के समय में अगर देखें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसी के समय में क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 12 नवंबर। कब हो जाएगा? 12 नवंबर 1930 को। कब होता है? 12 नवंबर 1930 में। तो क्या देखे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, वह भी किनके समय में हुआ? लॉर्ड इरविन के समय में। किनके समय में हुआ? लॉर्ड इरविन के समय में। इसी के समय में अगर देखा जाए गांधी इरविन समझौता, क्या होता? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यह हुआ 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब होती है? 5 मार्च 1931। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे जी। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? इसमें कौन हो जाएगा? ए ओ ह्यूम में तो नहीं किया था, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। उसके अलावा तो रमेश चंद्र दत्त ने किया था। और किन्होंने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर ऑप्शन पे देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? एक तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, दूसरा रमेश चंद्र दत्त ने किया था, और तीसरा कौन हुआ आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। तो 2 3 और कौन हो गया? 5 हो गया। 2 3 और 5। अब यहाँ पे बात आती है कि बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जी? 1887 के मद्रास अधिवेशन। 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने क्या? बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या? रमेश चंद्र दत्त ने कौन सा किया था? 1899 में लखनऊ अधिवेशन। कौन सा क्या था? 1899 का लखनऊ अधिवेशन। और गोपाल कृष्ण गोखले का 1905 के बनारस अधिवेशन। कौन सा क्या था? बनारस। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्या देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को ही क्या माना जाता? गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। 1899 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया? रमेश चंद्र दत्त ने। और 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। किन्होंने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें आंसर क्या होगा? 2 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वजी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है जी? तो दिग् निकाय में। किन में मिलता है? दिग् निकाय में। ऑप्शन नंबर सी। वजी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो दिग् निकाय में मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है विनय पिटक, अभिधम पिटक। अगर बात करेंगे बौद्ध धर्म में 3 पिटक आती है। बौद्ध धर्म में कितना पिटक आता है? 3 पिटक। सबसे पहला पिटक कौन होगा? पहला हो जाएगा शुद्ध पीटक। कौन हो जाएगा? शुद्ध पीटक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा विनय पीटक। दूसरा कौन हो जाएगा? विनय पीटक हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अभिधम पीटक। कौन हो जाएगा? अभिधम पीटक। कौन हो जाएगा? अभिधम पीटक। तो क्या देखिए, बौद्ध धर्म में आपको 3 पीटक आता है। शुद्ध पीटक, शुद्ध पीटक के अलावा विनय पीटक और अभिधम पीटक। शुद्ध पीटक की रचना किन्होंने किया था जी? शुद्ध पीटक की रचना आनंद ने किया था। और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था।
और आपको अभिनव पीठक की स्थापना मोगलीपुत्तीस ने, किन्होंने किया था? मोगलीपुत्तीस ने, किन्होंने किया था? मोगलीपुत्तीस ने किया था। क्या देखे, बौद्ध धर्म में 3 पिटक आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने, विनय पिटक की रचना किनके द्वारा किया गया? उपालियों के द्वारा। अभिधम पिटक के कौन हुआ? मोगलीपुत्तीस। अब बात आती है कि इसमें क्या चीज का वर्णन किसमें क्या गया है जी। तो सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें? आपका सुत्त पिटक में, विनय पिटक में आ जाएगा। इसमें नियमों का संकलन है। इसमें क्या है? नियमों का संकलन है। और अभिधम में हो जाएगा आपका, इसमें दार्शनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दार्शनिक विचार का संकलन। क्या हो जाएगा? दार्शनिक विचार का संकलन हो जाएगा जी। तो देखिए, बौद्ध धर्म में 3 पिटक पड़े, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक की बात करें, सुत्त पिटक की रचना किनके द्वारा किया गया? तो आनंद। सुत्त पिटक की रचना कारक कौन हुआ? आनंद, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। विनय पिटक की बात करें तो इसकी उपाली ने किया था। इसमें क्या आता है? नियमों का संकलन किया गया। अभिधम पिटक की बात करें तो मोगलीपुत्तीस आता है, जो कि दार्शनिक विचारों का इसमें क्या किया गया? संकलन किया गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जोरेब संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जोरेब एक नगरीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है या कोंकण के तट प्रदेश में फैली हुआ इनाम गांव में नागरिकीकरण के प्रमाण मिलता है जी। ऑप्शन पढ़कर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका? 28 नंबर का। 28 का क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 होगा। क्या होगा? 2 और 3। यह कहाँ पे पड़ा हुआ? कोंकण। कहाँ पे फैला हुआ? कोंकण। आप लोग को जब हिस्ट्री आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाया गया, ज्योग्राफी में आपको बतलाया गया कि इस वाले तट, गुजरात वाले तट को क्या कहा गया था? काठियावाड़ तट। क्या कहा जाता है? काठियावाड़ा तट। और जब उससे नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र और गोवा के तट को कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता? कोंकण तट। उसके जस्ट कर्नाटक में आएंगे तो उसको क्या कहेंगे? केनरा तट या कन्नड़ तट। क्या कहते हैं? केनरा तट या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता। और केरल वाले तट को क्या कहा जाता? मालाबार तट के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था? मालाबार तट के नाम से। इधर तमिलनाडु वाले तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु वाले तट को कहा जाता है आपको, तमिलनाडु वाले तट में क्या हो जाएगा आपको? या कोरोमंडल तट। कौन हो जाएगा? कोरोमंडल तट हो जाएगा। वहीं देखिए, आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता? उत्तरी सरकार तट। क्या कहा जाता? उत्तरी सरकार के तट के नाम से जाता। और आपको उड़ीसा वाले तट को क्या कहा जाता? उत्कल तट। क्या कहा जाता? उत्कल तट के नाम से जाना जाता। तो क्या देखिए, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, और महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट, कर्नाटक के तट को केनरा या कन्नड़ के तट के नाम से जाता, और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता। वहीं आपको तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, उसके अलावा आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा को क्या कहा जाता? उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या था? यह कोंकण के तट प्रदेश में फैला हुआ, मतलब कहाँ पे? महाराष्ट्र और गोवा के आसपास हो गया। इनाम गांव में नागरिकरण की प्रमाण मिलता है। यहाँ से क्या मिला है? नागरिकरण का प्रमाण मिला है। तो इसमें कौन हो जाएगा? 2 और 3 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे जी। 29 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता? ऑप्शन में है तृष्णा रूपी अधीन का समन, स्वयं पूर्ण अस्तित्वहीनता। तो बताएंगे 29 का आंसर क्या होगा? 29 में क्या हो जाएगा? तृष्णापुर्ज का छीन होना जाना। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध मत में निर्माण का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त कर लेना। तो इसमें क्या होता है? तृष्णा का छीन हो जाना। अगर यहाँ बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना किन्होंने किया था? गौतम बुद्ध ने। किन्होंने किया था? गौतम बुद्ध ने, जिनका जन्म कब हुआ था जी? 563 ईसा पूर्व में। कब होता? 563 ईसा पूर्व में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? अगर इनका मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की अगर बात करें, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम था जी। क्या नाम था? अलार कलाम। यह कहाँ के रहने वाले थे?
या कहाँ के थे, वैशाली थे। इन्होंने क्या चीज का ज्ञान दिया था, शून्य एवं सांख का, शून्य एवं सांख का ज्ञान किन्होंने दिया था, अलार कलाम। दूसरे अगर गुरु का नाम बताए तो दूसरे गुरु का नाम क्या हो जाएगा, रुद्रक, रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम था, रुद्रक रामपुत्र, जो कहाँ के रहने वाले थे, राजगीर के थे। कहाँ के थे, राजगीर थे। इन्होंने योग का ज्ञान दिया था। क्या चीज का ज्ञान दिया था, योग का ज्ञान। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए, प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम, जो वैशाली के रहने वाले थे। इन्होंने शून्य एवं शाख का ज्ञान दिए। दूसरा गुरु का नाम क्या था, रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम था, रुद्रक रामपुत्र। या कहाँ के रहने वाले थे, राजगीर के थे। रुद्रक रामपुत्र ने क्या चीज का ज्ञान दिया था, योग का ज्ञान। क्या चीज का ज्ञान दिया था, योग का ज्ञान दिया था जी। यहीं पर बात करें कि बौद्ध धर्म में 3 संघ आता है जी। कितना संघ आता है, 3 संघ। बुद्ध धम्म और कौन है, संघ। बौद्ध धम्म और कौन आता है, संघ। बौद्ध धम्म और कौन आता है, संघ। तो बौद्ध धर्म में कितना रत्न है, त्रिरत्न आता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धम्म और कौन होता है, संघ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण बना, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट, दमनकारी शासन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी कारण था जी। अगर देखा जाए मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में, तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया भी देखी जा सकती है, वित्तीय संकट को भी कह सकते हैं, दमनकारी शासन के बारे में भी कह सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किन्होंने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया था, 322 ईसा पूर्व में। कब किया था, 322 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मृत्यु पूछा जा, सॉरी, इनका जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश टोटल 137 वर्ष तक चला था। मौर्य वंश कितना वर्ष तक चला था, 137 वर्ष तक चला था। और अंतिम राजा कौन था, बृहद्रथ, जो 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा में कौन था आपका, बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किन्होंने किया था, पुष्यमित्र शुंग। तो मौर्य वंश के बाद कौन वंश आया था, शुंग वंश, जिसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में किन्होंने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किन्होंने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है, अग्राहिक। अग्राहिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसके देखभाल करता था, कर संग्रह, धार्मिक न्यास, भंडारीकरण या वन का। इसमें कौन हो जाएगा, धार्मिक न्यास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, धार्मिक न्यास। अग्राहिक, अग्राहिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था, तो धार्मिक न्यास का करता था। क्वेश्चन देखेंगे 32। 32 में क्या है कि तालीकोटा, तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी या बनहट्टी का युद्ध जी। तालीकोटा, राक्षसी तंगड़ी या बनहट्टी का युद्ध कहां पर हुआ, कब हुआ था यह, तो 1765 में। कब वहां पे हुआ था, बनहट्टी में। तालीकोटा, तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब और कहां पे हुआ था, तो 1765 में। कहां पे हुआ था, बनहट्टी में। कहां पे हुआ था, बनहट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कह रहा है, इसमें दिया कि कौन सा सही युग्म का चयन करें दे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पेरिस, क्रेमलिन कहां पे, मॉस्को, ओपेरा हाउस पेरिस, एफिल टावर कहां पे है, सिडनी। अगर 33 का देखेंगे, इसमें कौन सा सही है, तो क्रेमलिन कहां पे हो जाएगा, मॉस्को। कहां पे हो जाएगा, मॉस्को। इसके अलावा स्टेच्यू ऑफ इन लिबर्टी, लिबर्टी कहां पे है जी, न्यूयॉर्क में। कहां हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। और उसके अलावा अगर देखें ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस कहां पे हो जाएगा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। कहां पे हो जाएगा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। कहां हो जाएगा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। और एफिल टावर की बात करें तो यह कहां पे हो जाएगा, पेरिस फ्रांस। कहां पे हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। तो अगर आपसे क्या पूछा गया कि क्रेमलिन, क्रेमलिन कहां पे है, मॉस्को, केवल एक ही ऑप्शन सही दिया है, क्रेमलिन। क्रेमलिन कहां पे है, मॉस्को में। स्टेच्यू और लिबर्टी की बात करें तो यह कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। ओपेरा हाउस कहां पे आपका, सिडनी, ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। एफिल टावर कहां, पेरिस फ्रांस में। एफिल टावर कहां पे है, पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। तो इसमें केवल कौन सही है, क्रेमलिन का सही दिया है, मॉस्को। इसके अलावा एफिल टावर का कहां होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। 34 का रहा है निपन। निपन किस देश का पुराना नाम है जी, किसका, जी जापान का। निपन अगर पूछा जाए, निपन किस देश का पुराना नाम है, तो यह जापान का। किनका है, जापान का। अब आता है इराक, ईरान और थाईलैंड, इसका पुराना नाम क्या होगा।
इराक की अगर बात करें, इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, पोटामिया क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया। ईरान का हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा वर्सिया, क्या हो जाएगा, वर्सिया। वहीं अगर बात करें थाईलैंड का, श्याम हो जाएगा जी, अश्याम हो जाएगा, अश्याम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अश्याम। तो इराक का क्या हो गया, मेसोपोटामिया। ईरान का क्या हो गया, वर्सिया। ईरान का क्या हो गया, वर्सिया। तो इराक का पुराना नाम क्या था, मेसोपोटामिया। ईरान का क्या है, वर्सिया। और थाईलैंड का क्या आ गया, श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कर रहा है, नेशनल स्कूल ऑफ द फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पे हो जाएगा, या न्यू दिल्ली में। नेशनल नेशनल स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सूरत दिया हुआ है जी। सूरत में क्या है, भारतीय भारतीय डायमंड संस्थान, भारतीय डायमंड संस्थान, क्या नाम है, भारतीय डायमंड संस्थान। कहाँ पे है जी, सूरत में। तो भारतीय डायमंड संस्थान कहाँ पे, सूरत में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में। क्या होगा, भारतीय भारतीय मौसम वैधशाला, भारतीय मौसम वैधशाला, भारतीय मौसम वैधशाला कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र के पुणे में। और नागपुर की अगर बात करें, केंद्रीय केंद्रीय कपास अनुसंधान, केंद्रीय कपास अनुसंधान, केंद्रीय कपास अनुसंधान, केंद्रीय कपास केंद्रीय कपास अनुसंधान कहां पर है, नागपुर में। तो यहां पर आपको क्या दिया था, नेशनल स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहां पे था, नई दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहां पे, नई दिल्ली। सूरत में क्या है, भारतीय डायमंड संस्थान, भारतीय डायमंड संस्थान कहां पे आपका, सूरत में है। उसके बाद भारतीय मौसम वैधशाला की बात करें तो कहां पे है, महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम वैधशाला कहां पे, महाराष्ट्र में। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहां पे है, नागपुर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 36 में है गेम्बिट। गेम्बिट शब्द किस खेल के लिए आपको यूज किया जाता है, किसके लिए होता है, शतरंज के लिए। गेम्बिट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, शतरंज के लिए। गेम्बिट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता, शतरंज के लिए किया जाता। क्वेश्चन नंबर 37 पे, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन बन गया, अंजू बॉबी जॉर्ज। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, अंजू बॉबी जॉर्ज बन गई है। उसके बाद अगर देखें क्वेश्चन नंबर 38, 38 में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है जी। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। यह तो ऑप्शन आपका सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। एनके सिंह का नहीं, एनके सिंह 15वें थे। उसके अलावा प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जेम्स हिक्की। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से कोई भी गलत आपका नहीं है। 38 में दिया था कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, जेम्स हिक्की। वहीं प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, रविन्द्रनाथ टैगोर। मतलब सभी ऑप्शन इसमें आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे। 39 का था सार्वधिक तरल मुद्रा का क्या रूप है जी, M1 M2 या M3। कौन हो जाएगा, M1 हो जाएगा। सार्वधिक तरल मुद्रा की अगर तरल मुद्रा की बात करें तो कौन हो जाएगा, M1। M1 को कौन सी मुद्रा कहा जाता है, संकुचित। कौन सा कहा था, संकुचित मुद्रा। क्या कहा जाता, संकुचित मुद्रा के नाम से किनको जानते हैं, तो M1 को संकुचित मुद्रा। M3 की अगर बात करें तो इसको क्या कहेंगे, व्यापक मुद्रा। M3 को क्या कहता, व्यापक मुद्रा कहा जाता है। अगर M की तरलता की बात करें, M की तरलता, M1 की तरलता M3 की तुलना में, M3 की तुलना में सर्वाधिक होगा जी। क्या होगा, सर्वाधिक होगा। किसका अधिक होगा, M1 का। इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। तो क्या कह रहा था, M1 को क्या कहा जाता, संकुचित मुद्रा। M1 को क्या कहा था, संकुचित मुद्रा।
M3 को क्या कहा जाता है? व्यापक मुद्रा। M3 को क्या कहा था? व्यापक मुद्रा। और M1 की तरलता क्या होती है? M3 की तुलना में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। M1 की तरलता M3 की तरलता से क्या होती है? ज्यादा तो होती है। इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या दिया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 29 जून, 2 फरवरी या 28 फरवरी? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। 12 जून को क्या मनाया जाता है? इसमें मनाया जाता बाल श्रम दिवस। क्या मनाया जाता? बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता। वहीं पर बात करें 28 फरवरी को, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो क्या देखे, पूछा था क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। 12 जून को बाल श्रम दिवस। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है जी? माई कंट्री माई लाइफ के लेखक L.K. आडवाणी। कौन हो जाएगा? L.K. आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन था? L.K. आडवाणी। कौन है? L.K. आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है? गलत युग्म का चयन करें। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम नई दिल्ली। तो इसमें इसमें गलत कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स की बात करें तो यह कहां पे होगा जी? तो यह कहाँ पे पाया जाता है आपका? मुंबई में। कहाँ पे पाई जाती है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे होगा? मुंबई महाराष्ट्र में। क्या देखे कि आपको दिया था सेंट जॉर्ज किला कहाँ पे? चेन्नई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे है? या नई दिल्ली ना होकर यहाँ पर क्या होगा आपको? मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में। विलियम फोर्ट कहाँ पे है? कोलकाता। विलियम फोर्ट कहाँ पे है? कोलकाता। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर? अजमेर। जो किन्होंने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किन्होंने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या देखे, सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ हो गया? मुंबई महाराष्ट्र में। विलियम फोर्ट कहाँ पे हो गया? कोलकाता। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? खड़गवासला। कहाँ पे है? खड़गवासला। राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे हो जाएगा? जबलपुर। राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है? जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन सी करेगी? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर संयुक्त अधिवेशन की बात करें, कौन सा अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 108। किस में आता? अनुच्छेद 108 में आता है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया। यह बुलाने का काम किन्होंने करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया था? लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? उपाध्यक्ष। लोकसभा का अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो उसका अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। और अभी ध्यान रखेंगे, कभी भी यह आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो यह धन विधेयक पर नहीं होगा। समानता आपको साधारण विधेयक पर ही होती है ऐसी घटना। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है जी? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान? कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरी अंडमान में। चलेंगे थोड़ा इसको डिटेल में जान लेंगे। अगर अंडमान निकोबार की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जी, ये आपको अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान निकोबार में सबसे आती है उत्तरी अंडमान। सबसे पहला कौन हुआ? उत्तरी अंडमान। दूसरा बात करेंगे तो उत्तरी अंडमान के बाद कौन आता है? मध्य अंडमान। कौन आएगा? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के बाद आएगा दक्षिणी अंडमान। कौन होगा? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। उसके बाद आएगा, यहाँ पे आता है लिटिल अंडमान। कौन आ जाएगा? लिटिल अंडमान। कौन हो जाएगा?
लिटिल अंडमान। इसके बाद 10 डिग्री चैनल आती है। 10 डिग्री चैनल के बाद होता है आपका कार निकोबार। कौन होता है? कार निकोबार। कौन होता है? कार निकोबार। उसके बाद आती है आपका ग्रेट निकोबार। कौन होता है? ग्रेट निकोबार। कौन होता है? ग्रेट निकोबार। तो क्या जाने यहाँ पर अंडमान निकोबार का सबसे ऊपर वाला पार्क उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, तब दक्षिणी अंडमान, तब लिटिल अंडमान, उसके बाद 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। उत्तरी अंडमान की बात करें तो यही क्वेश्चन क्या था, अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी कहां पर अवस्थित है? उत्तरी अंडमान, जिसका नाम क्या है? शंडल पीक। क्या नाम है? शंडल पीक है। क्या है? शंडल पीक है जी। क्या है? शंडल पीक। तो शंडल पीक उत्तरी अंडमान पे है। मध्य अंडमान की बात करें तो यह अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान, इसकी ऊंचाई कितना है जी? 732 मीटर। कितना है? 732। सैंडल पीक की अगर ऊंचाई पूछा जाए तो इसकी ऊंचाई कितना होगा? 732 मीटर होगा। यहां पर बात करेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा क्षेत्र जी, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य अंडमान है। वहीं दक्षिणी अंडमान की बात करें तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस पे अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान में। कहां पर अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान में। तो क्या देखिए, उत्तरी अंडमान पे हो गया अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक आता है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर हो गया। उसके बाद मध्य अंडमान, मध्य अंडमान में अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। और लास्ट में कौन आता है? ग्रेट निकोबार। चलेंगे, ये सारे आपको डिस्कस हो गया। यहाँ पर अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 47। 47 में क्या दिया है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो कि इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्र चक्र नहीं होगा, जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा, केवल एक ऋतु होगा जी। तो क्या हो जाएगा? केवल यहाँ पर एक ऋतु होगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होता, यहाँ पर केवल क्या होगा? केवल एक ही ऋतु होगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बनिहाल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा मणिपुर ना होकर कहाँ पे हो जाएगा? दीफू दर्रा आपका हो जाएगा, दीफू दर्रा की अगर बात करेंगे आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर अगर मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर तुजू दर्रा पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तुजू दर्रा। तो इसमें गलत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 4। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड। बड़ा लच्चा दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। जबकि दीफू दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अब मणिपुर में कौन सी दर्रा है? तुजू दर्रा। कौन सी दर्रा है? तुजू दर्रा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है जी? नहीं। 49 का नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, ठीक है। पुलम्बरम परियोजना कौन सा हो गया? गोदावरी नदी। इडुक्की परियोजना की बात करें तो पेरियार नदी। दुलहस्ती परियोजना कौन सा? झेलम नदी ना आकर कहां पर होगा? चेनाब नदी। कौन सी नदी होगा? चेनाब नदी। कौन सी नदी होगा? चेनाब नदी। तो क्या कह रहा था? नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे? कृष्णा नदी। पुलम्बरम, पुलम्बरम परियोजना कहाँ पे है? गोदावरी नदी। पुलम्बरम परियोजना कहाँ पे है? गोदावरी नदी। इडुक्की परियोजना की बात करें तो कहाँ पे है? पेरियार नदी पर। जबकि दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे? चिनाब नदी। दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे? चिनाब नदी। तो इसमें ऑप्शन कौन गलत था? ऑप्शन नंबर डी गलत था। कौन था आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है जी? कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। किन के बीच है? ऑप्शन नंबर 2 में अरल सागर। अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। 51 में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। ऑप्शन आपका सही है। जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको बीच में है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में। डेविस जल संधि की बात करें तो बेफिन खाड़ी और किसके आता है? लेब्राडोर की सागर। डोबर जल संधि भूमध्य सागर और इंग्लिश जल सागर।
51 का कौन हो जाएगा आंसर इसमें आपका? इसमें आपका हो जाएगा डोबर जल संधि, या इसको भूमध्य सागर और किसको जोड़ता है आपको? ये आपको अटलांटिक, इंग्लिश चैनल ना कर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर कौन हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो गया? सी नंबर जी। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। डेबी जल संधि किनके बीच है? बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। वहाँ वास जल संधि की बात करें तो किसके बीच आएगा? तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया। किनके बीच आएगा? तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इसमें गलत कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, डेवर जल संधि। डेवर जल संधि की बात करें तो यह भूमध्य रेखा, सॉरी भूमध्य सागर जी, भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को। किसको जोड़ता है? भूमध्य महासागर और किसको? अटलांटिक को। किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक को। तो ऑप्शन कौन बनेगा? सी नंबर। क्वेश्चन 52 की अगर बात करें, फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा पाई जाती है? मैग्नीनॉट रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? मैग्नीनॉट रेखा। हिंडरबर्न रेखा की बात करें, हिंडरबर्न रेखा किनके बीच हो जाएगा? जर्मनी और पोलैंड के बीच। किनके बीच होगा? जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा होगा? हिंडनबर्ग रेखा। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो आपको रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा किनके, मैनरहिम रेखा किनके बीच हो जाएगा जी? रूस, रूस और फिनलैंड किसके बीच हो जाएगा? रूस और फिनलैंड किनके बीच हो जाएगा? रूस और फिनलैंड के बीच। तो क्या देखे, मैग्नीनॉट रेखा, मैग्नीनॉट रेखा किनके बीच था? जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैग्नीनॉट रेखा किनके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा किनके बीच है? जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। रेड क्लिफ रेखा किनके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। और आपका मैनरहिम रेखा किनके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच। मैनरहिम रेखा किनके बीच है? रूस और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, राज्य सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार का मुख्य कानूनी प्रतिनिधित्व कौन होता है? महाधिवक्ता। जिसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है जी? अनुच्छेद 165 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 165 में। राज्य का एक कानूनी सलाहकार, राज्य की अगर बता जाए कि प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होती है? महाधिवक्ता होती है। जिसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 165 में। किसमें है? अनुच्छेद 165 में। उसी तरह अगर बात किया जाए कि भारत सरकार का कौन होता है, तो महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होती है? महान्यायवादी। जिसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 76 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 76 में। तो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। वहीं भारत का, अगर राज्य का पूछा जाए कि राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महाधिवक्ता। जिसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 165 में। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करती। कौन करती है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154, केवल 54। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है जी? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देश और विषय दिया है। अमेरिका, न्यायिक पूर्णावलोकन। अमेरिका कहां से, अमेरिका से क्या लिया गया? न्यायिक पूर्णावलोकन। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समावृत्ति सूची। आयरलैंड से आपातकालीन नहीं जी, आपातकालीन प्रावधान कहां से लिया गया? जर्मनी से। कहां से लिया गया? जर्मनी से। और आयरलैंड से क्या लिया गया था? नीति निदेशक सिद्धांत। नीति निदेशक सिद्धांत क्या लिया गया था? नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया। क्या लिया गया था? नीति निदेशक सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन गलत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका से न्यायिक पूर्णावलोकन लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून के समक्ष समानता, सब कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ऑस्ट्रेलिया से समावृत्ति सूची, आपका प्रस्तावना की भाषा भी कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निदेशक सिद्धांत। और आपातकालीन प्रावधान कहां से लिया गया? जर्मनी के वायमर संविधान से। कहां से लिया गया है? जर्मनी के वायमर संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक नया राज्य बनाने के लिए संसद में कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण चाहिए। एक नया राज्य बनाने के लिए संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी का, तो सी में दिया 1/10। यहाँ पर अगर देखा जाए कि कोरम, कोरम की चर्चा होती है जी, कोरम। अगर संसद की कोरम की बात करें तो कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10। जिसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 100 के खंड 3 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 100 खंड के 3 में किया गया। तो कोरम की चर्चा, कोरम की चर्चा किसमें किया गया? अनुच्छेद 100 के खंड 3 में किया गया। और कितना होना चाहिए? 1/10वां भाग होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56।
56 में क्या है, फजल अली आयोग किससे संबंधित है जी, राज्य के पुनर्गठन से। किससे संबंधित था, राज्य के पुनर्गठन से। यह कब आया था राज्य पुनर्गठन आयोग, 22 दिसंबर 1953 को। कब आता, 22 दिसंबर 1953। तो राज फजल अली आयोग की, फजल अली आयोग किससे संबंधित था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 22 दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 22 दिसंबर 1953। कब आता है, 22 दिसंबर 1953। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। 57 का रहा उपाधियों का अंत अनुच्छेद कौन सा संबंधित है जी, भाग, इन अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 18। अगर अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, लोक नियोजन, लोक नियोजन में अफसर की समानता, लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात कौन सा अनुच्छेद करता, अनुच्छेद 16। 17 में क्या है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, छुआ छुआछूत का अंत किसमें किया गया आपको, तो वह किया गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, सॉरी 16 में क्या था, लोक नियोजन में अफसर की समानता। 17 में क्या, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किसमें किया गया, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 21 की क की बात करें तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बातें की गई है। इसको कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 किसके द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 किसके द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है, रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, 58 1924 में। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, 1924 में। रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या है, 74वें संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित था, पंचायती राज नगर पालिका से था। किससे था, नगर पालिका। इसकी अगर बात किया जाए, इसको भाग 9 के क में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया, भाग 9 के क में। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 243 तो से लेकर 243 युवा 6 तक था। कहां तक था, 243 तो से लेकर युवा 6 तक था। तो नगर पालिका भाग 9 की क में अनुच्छेद 243 तो से लेकर युवा 6 तक। पंचायती राज की बात करें, इसको 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, भाग 9 में। कौन सी भाग में था, भाग 9 में जोड़ा गया। अगर इस दोनों की अनुसूची की बात करें, पंचायती राज को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, अनुसूची 11 में। और वहीं नगर पालिका को अनुसूची कौन सी में था, 12 में। कौन सी अनुसूची में, 12 अनुसूची में जोड़ेगी। तो पंचायती राज को अनुसूची 11 में, नगर पालिका को किस में जोड़ा गया, अनुसूची 12 में। किस में जोड़ा गया, 12 में। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 60। 60 में क्या दिया है कि गाडगिल फार्मूला किस एक से संबंधित है जी, राज्यों का केंद्रीय सहायता के आवंटन से। गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित था, तो राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन से। गाडगिल फार्मूला संबंधित था, राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया है जी, 61 का क्या हो जाएगा, जापान। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया है, तो किन्होंने किया है, जब आपका जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, क्वेश्चन नंबर 62। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष किनको बनाया गया है, मदन वी लोकुर को। किनको बनाया गया, मदन वी लोकुर। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष किनको बनाया गया, मदन वी लोकुर को बनाया गया। इनको क्या बनाया गया है, एसबीआई, एसबीआई का निदेशक, किसका निदेशक बनाया गया, एसबीआई का निदेशक किनको बनाया गया, काश पटेल को। किनको बनाया गया, काश पटेल को बनाया गया जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या कह रहा है कि दुर्गेश दुर्गेश अरण प्रणाली उद्यम कहां पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। तो 63 का क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या कर रहा है, हाल ही में चर्चा में रही राज्यों की बावली किस शहर में स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रहा
राजाओं की बावली किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या है? हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? 50वां। टॉप में कौन है? सिंगापुर। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? 85। टॉप में कौन है? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। 66 में क्या है? वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025 के बारे में क्या सत्य है? तो 66 में क्या आ जाएगा? वर्ष 2024 में कुल 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा की क्षमता जोड़ी गई जी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025 के बारे में क्या सत्य है? वर्ष 2024 में कुल 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़ी गई। ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें, 67 में क्या दिया? मत्स्य 600 क्या है? 67 का हो जाएगा आपका। 66 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्या बनेगा? पनडुब्बी। मत्स्य 6000 क्या आपका? तो पनडुब्बी है। मत्स्य यहाँ पर 6000 क्या आपका? पनडुब्बी है जी। क्वेश्चन नंबर अगर 68 की बात करें, 68 में क्या है? हेजर्ट। हेजर्ट फ्लैग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? आपका डेजर्ट फ्लैग के, डेजर्ट फ्लैग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया आपका? 68 का इसमें क्या बन जाएगा आपका? यूएई में। डेजर्ट फ्लैग का आयोजन कहाँ पे किया गया? यूएई में। कहाँ पे किया गया? यूएई। डेजर्ट फ्लैग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आईपीएल 2025 में रिंज कैप किसने जीता है? किन्होंने जीता है? तो यह जीता है शाहिद शाहिद सुदर्शन ने। किन्होंने जीता है? शाहिद सुदर्शन। 69 में कह रहा था आईपीएल 2025 में रिंज कैप किसने जीता है? शाहिद सुदर्शन ने। किन्होंने जीता है? शाहिद सुदर्शन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। 70 में क्या है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने हासिल किया है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने हासिल किया है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत या इंग्लैंड? दक्षिण अफ्रीका। किन्होंने जीता आपको? दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने जीता है? तो यह किन्होंने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या है? इजराइल के हमले की प्रतिक्रिया में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन प्राइम या ऑपरेशन शिवा? 71 का क्या बन जाएगा जी? तो इसमें ऑपरेशन प्राइम 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑपरेशन प्राइम 3। कौन हो जाएगा? ऑपरेशन प्राइम टी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कर रहा है? वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव, वर्षा देश पांडे, सोनाली मिश्रा या पराग जैन? तो कौन बना आपका? सोनाली मिश्रा। कौन बन गया? सोनाली मिश्रा। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने आपका? सोनाली मिश्रा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में है आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? संजय मूर्ति, संजय जायसवाल या संजय मल्होत्रा? कौन बना है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बना है? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फरवरी 2025 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, आपका फारूक इंजीनियर या महेंद्र सिंह धोनी को? 74 का बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। कौन हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। फरवरी 2025 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर। किनको दिया गया? सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 75। 75 में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? यह किनको दिया गया? मारियांगोला, मारियंगेला डंगरिया को। मारिया गोला डंगरिया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 में आगे। 76 नंबर क्वेश्चन क्या करा? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता है जी? महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलोर या बड़ोदरा? महाराष्ट्र ने। किन्होंने जीता है? महाराष्ट्र। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता? महाराष्ट्र, मुंबई ने। क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में किस राज्य से संबंधित अंबाजी संगमरम संग्राम को जीआई टैग दिया गया है? यह कहाँ का? गुजरात का। अंबाजी, अंबाजी संगमरम कहाँ का है? गुजरात राज्य का है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर में क्या है? वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। कौन हो गया? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? केरल हो गया। कौन हो गया? केरल। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर। 79 में क्या करा? 34वें ब्याज सम्मान 2024 किस कृति को दिया गया है जी?
कौन देश की बासी, कौन है कौन देश की बासी? बेनू की डायरी। इसमें क्या है? कौन देश की बासी, बेनू की डायरी। 34वें ब्याज सम्मान 2024 कृति किसे दिया गया? कौन देश की बासी और बेनू की डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना हो गया जी? 11। 5 गो नया जुड़ा है, 5 को का नाम क्या है आपका? पहला हो गया कौन? मराठी। पहला कौन जुटा है? मराठी। दूसरा कौन हो जाएगा? पाली। दूसरा कौन जुटा है? पाली। तीसरा कौन जुटा है इसमें? प्राकृत। कौन हो गया? प्राकृत। चौथा कौन जुटा है इसमें? असमिया। कौन आ गया? असमिया। और आपका पांचवा कौन आया आपका? प- बंगाली। बंगाली। तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और कौन हो गया? बंगाली। तो वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना हो गया? 11। वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना हो गया? 11। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या है? एक लंबरित या मैथ शुरू होता है। एक लंबरित बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 704 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन कितना होगा जी? तो यहाँ पर आपको दिया क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना। तो सबसे पहले आपको बेलन दिया है ना, एक लंबाकृत बेलन। तो बेलन का अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। और यहाँ पर आपको दिया कितना है? 704 इसका मान दिया है जी। तो क्या हो गया? 2 पाई आर एच। यहाँ पर अगर इसके मान को पुट करेंगे तो इधर 704 है। 704 2 × 22/7 हो जाएगा। और आर आपको निकालना है ना, हाँ आर निकालना है। ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दिया है। इसको सॉल्व करके बताएंगे आर का मान कितना आ रहा है? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आ रहा है। चलिए, तो क्या था? बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, जिसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 704 दिया है। तो इधर इसके मान को रखें तो आर का मान कितना है? 8 आया। अब आपको क्या पूछा? आयतन निकालने अर्थात वॉल्यूम निकालने के लिए कहा है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन की आयतन की अगर बात करें तो क्या होता है बेलन का आयतन? पाई r²h। तो पाई का मान हो गया 22/7। आर आपको कितना आ गया? 8 × 8। और आपको एच कितना है जी? 14 है ना। तो यह कट जाएगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा। इस सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 8 8 64 × 2। तो कितना हो जाएगा? 22 × 2 = 44 × 64। 22 × 44 × 64 करेंगे तो कौन ऑप्शन बन जाएगा आपको? कितना हो जाएगा? 2816। कितना हो जाएगा? 2816। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2816। क्या था इसमें? बेलन का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो आर का मान यहां से हमको कितना आ गया? आर का मान हमको 8 आ गया। आर का मान कितना आ गया? 8 आ गया। बेलन के आयतन को अगर रखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² h होती है। उसमें सभी का मान पुट किए तो कितना आया आंसर आपका? 2816। कितना आता है? 2816। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां की जांच की जाती है, जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुआ तो असफल व्यक्ति पूछा है जी। तो 1100 का निकाल दीजिए। 1100 क्या है? बॉयज है ना। तो 1100 में कितना फेल कर रहा है लड़का? 42% फेल कर रहा है। तो पड़ता 48% क्या हो रहा है? सॉरी 42% या क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो 48 क्या हो रहा है? फेल हो रहा होगा। वहीं पर आपको लड़की जनसंख्या कितना दिया? 700। 700 फेल कर 700 कुल जनसंख्या जिसमें 30% पास कर रहा है, तो फेल कितना कर रहा है? 70%। इन दोनों को निकाल दीजिए, ये 0 0 कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। 48 देखेंगे, 8 4 12 4 1 5 या 528 को लड़का पास कर रहा है। पास की संख्या अगर लड़का का देखेंगे 528 हो रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो इसका अगर 0 0 कटाएंगे कितना हो जाएगा? 749। 490 को लड़कियां पास कर रही है। लड़की कितना पास कर रही है? 490। तो आपसे क्या पूछा है? कुल असफल प्रतिशत कितना है ये? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 528 और प्लस 490। कितना हो जाएगा? 8 9 2 11 1 5 4 9 1 10। ये आपको 1018। और टोटल जनसंख्या आपको कितना है? 1100 प्लस 700 1800। 1800 इंटू मल्टीप्लाई आपको 100 कर दीजिए। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यह 0 0 आपस में क्या होगा? कट जाएगा। 18 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है आंसर? इसमें बताएंगे जल्दी से। तो इसका हो जाएगा 62 सही 2/3 आ रहा है ना। कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है? 62 सही 2/3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। 83 में क्या दे रहा है आपको?
83 में है, यदि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि। क्या करा है, 9 गो संतरा का विक्रय मूल्य दिया है जी, 9 गो संतरा का क्या दिया है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, बेचा जा रहा है, 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको क्या है, खरीदा है 12 गो और उसमें विक्रय मूल्य कितना है 9 का, तो 9 संतरा का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यह इसमें कितना बेनिफिट हो रहा है, 3, 3 बटे क्या हो जाएगा 9 इंटू क्या करेंगे 100, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ये कितना बनेगा 100/3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3, तो लाभ कितना का होगा 13 सही 33 सही होगा ना, हाँ 33 सही 1/3, ऑप्शन कौन बनेगा, डी नंबर। क्या कह रहा था, 9 संतरा खरीद रहा है, बेच कितना रहा, 12 संतरे के क्रय मूल्य, 12 संतरे के क्रय मूल्य 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बेनिफिट कितना का हो रहा है, 12 में 9 घटाएंगे तो 3 का बेनिफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है 9 संतरा के विक्रय मूल्य पर, 3/9 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या दिया है कि 1210 ए बी सी के बीच विभाजित किया गया, यहाँ पर रेशियो का क्वेश्चन दिया है जी, ए बी का मान अगर रखा जाए, तीनों का हम लोग पुट कर लेते हैं, ए बी का मान कितना है 5:4 रखते हैं, 5:4, बी सी का कितना है 9:11। अब हम लोग सामने वाला वैल्यू यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यह जो सामने वाला घर खाली है इन दोनों का, यहाँ पर 4 रखाएगा, यहाँ पर क्या रखाएगा 9 रखाएगा। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कटने वाला तो कोई नहीं है, इसमें कितना हो जाएगा 9×5 = 45, 9×4 = 36 और 11×4 = 44 हो जाएगा। अब कह रहा है सी का मान को निकालना है जी, तो सी का मान निकाल दीजिए। टोटल मान आपको कितना दिया 1210 दिया है, और इस दोनों को सभी का रेशियो का मान जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, अब 10 5 15 करीब 1 हो गया, अब 5 5 3 8, 8 4 12, 125 इंटू क्या कर देंगे 100। इसको कटाइए, इसको कटाने के बाद देखिए कितना आ रहा है, अगर इसको कटाते हैं तो 25 पंचे 125, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, यहाँ पे आपको जब 25 पंचे 125, 20 पंचे 100 हो गया, इससे को कितना होगा 5×6 = 25, अब 5 चो कितना हो जाएगा 4, इसको अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, इसको गुना कीजिए 4 दूना 8, कितना आ रहा है देखेंगे एक बार, एक मिनट। यहाँ पे अगर आपको कितना आ रहा है तो सभी को जोड़ दीजिए, आपको दिया है 1210 और बटे कितना दिया 45, 36, 44 इंटू 100 कर दीजिए, इसको कैलकुलेशन करके बताएंगे कितना आ रहा है आपको, 44 का आंसर कितना, 184 का कितना हो जाए 84 नंबर का 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, देख लेंगे एक बार सही क्या है ना। क्या था, ए बी का मान दिया था 5 4 रख दिए, बी सी का मान कितना था 9 11, उसके बाद यहाँ पर खाली है तो 9 आएगा, यहाँ पर 4 जाएगा, बी सी का मान 9 और 10 है, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक किया इसीलिए तो नहीं आ रहा था, बी सी का मान 9 और 10 है, 11 नहीं होगा ना। चलेंगे इसको एक बार बना देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ था, मिस प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको कितना हो जाएगा 9 और सॉरी, चलिए एक बार 5 4 है, यह कितना हो जाएगा 9 और 10 दिया है, चलिए इसको बराबर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इधर आपको कितना हो जाएगा, ये आपको 10 हो जाएगा ना, सॉरी ये 10 कहाँ से हो जाएगा, ये आपको कितना आएगा 4 आएगा ना। चलेंगे, ये आपको 4 आ गया, 9×5 = 45 और यह कितना हो गया 9×4 = 36, यह कितना हो गया 40, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आता है 6 5 11 करीब 1, 4 4 8 9 10 11 1 12, 121 होगा ना, 121, टोटल उधर कितना दिया 121, अब बटा 121 इंटू 100 करेंगे। अच्छा निकालना यहाँ किसका आपको निकालना है सी का मान ना, तो सी का मान कितना दिया है, सी का मान आपको कितना आया 40 आया है। चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना में कट जाएगा 10 बार में, तो कितना हो जाएगा 400, इसका आंसर कितना हो जाएगा 400, थोड़ा सा वहां पे आपको टाइपिंग एरर दिया हुआ था, कितना आ जाएगा 400, आंसर कितना हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 85। 85 में क्या दिया है, 85 में यदि संख्या 61 54 932 में प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता और प्रत्येक विषम संख्या में 1 घटाया जाता,
तो इस प्रकार बनी संख्या कितने अंकों से अधिक बार दिखाई देगा जी। अगर इसको देखा जाए, यहाँ पर क्या दिया है, 61, 54, 932, यह डाटा आपका सही है ना। 61, 54, 932। अब क्या करा, प्रत्येक सम संख्या में दो जोड़ना है, तो 6 सम संख्या इसमें दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद प्रत्येक विषम संख्या में आपको एक घटाना है, तो एक में एक घट जाएगा ना, एक आपको क्या है, विषम है कि सम संख्या होगा जी। अगर एक में अगर यहाँ पर एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 5 में अभी एक घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद इतना लापरवाही वाला स्टूडेंट है ना, एक के बार ऑप्शन ही बताता है। उसके बाद 4 की अगर बात करेंगे, 4 में क्या हो जाएगा, 4 सब संख्या है, तो 4 संख्या में क्या होगा, 2 जुटेगा ना, तो क्या बन जाएगा, 6। 9 आपको क्या हो जाएगा, 9 में क्या होगा, 2 जुटेगा या घटेगा, 9 में घटेगा एक तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। 3 में क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा एक तो क्या बन जाएगा, या 2 बन जाएगा। और एक में घटेगा या जुटेगा, तो कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 80 बाद 46 और क्या हो जाएगा, 8, 2, 2। इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि कितने अंक का एक से अधिक बार रिपीटेशन हो रहा है, तो कितना का हो रहा है जी, कौन सा, तो कौन हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा ना। या देखिए, 8 8 दो बार आया है, ध्यान देंगे, 8 यहाँ पर 2 बार आया है, और 2 भी क्या आया है, 2 बार आया है। तो इसमें 2 संख्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या दिया है, 1290 के एक ऋण में 4 वर्ष के भुगतान करना, यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त कितना का होगा। किस्त की बात हो रही है ना, जैसे ही किस्त का क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले पहला मान क्या होगा, 100%, दूसरा होगा 105, तीसरा होगा 110, चौथा कितना हो जाएगा, 115। इन सभी मान को जोड़ देना है। पहला इंटरेस्ट आपको 0 लेना है, दूसरा में 5% लेना है, तीसरा में उसका 2 गुना करेंगे 10, तीसरा में क्या हो गया, 3 गुना 15 हो गया। सभी को जोड़ दीजिए, 5 5 10 करिए, 1 2 1 कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, और 2 तो 4 हो गया, 430 हो गया। उधर कितना दिया है, 490। अब देखेंगे टोटल आपको कितना है, 1290। 1290 है, और टोटल आपको देना कितना है, 430 देना है। इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। देखिए कितना प्रत्येक किस्त का आ रहा है, तो इसको कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। प्रत्येक किस्त आपको कितना का होगा, 300 रुपया का। प्रत्येक किस्त कितना का होगा, 300। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। 87 में है कि 34, 74, 29, 41, 36, 69 का माध्यिका ज्ञात करना है। क्या वो संख्या है जी, 1 2 3 4 5 6। सभी संख्या को देखना है, सभी पहले काउंट कर लेंगे क्या को संख्या, तो 6 संख्या है। जो बीच वाली संख्या होती है वही आपको क्या कहलाती है, माध्यिका। तो इसमें बीच वाली संख्या 2 गो आएगा, 29 और प्लस क्या होगा, 41। इन दोनों को जोड़कर क्या करना है, आधा कर देना है। तो 9 1 10 1, 4 2 6 1 7, 60/2 करेंगे कितना होगा, 35। आंसर नहीं आ रहा है जी, 9 1 10 1, 4 2 6 1 7, 35। 35 इसमें आपको तब ऑप्शन नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, इसमें दो दो इधर हो गया, दो उधर संख्या। देखेंगे 34 है, 47 है, 29 है, 41 है, 33 है और 69 है। इसमें जोड़ेंगे किसको, 29 और 41 को ना। चलेगा, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर जिस टाइप का क्वेश्चन दिया उसका आंसर कितना होगा, 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या कर रहा है, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय कितना आ गया, 83 को दर्ज किया गया है। इस कारण इस कक्षा में औसत प्रत्येक आधे से बढ़ गया, और कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी, कितना है, 63 के बजाय कितना हो गया, 83। अगर 63 में 43 को घटाएंगे कितना आएगा, 20 का डिफरेंट है, और 20 में क्या कर रहा है, आधा अंक का, तो आधा कर देंगे, इसको क्या बन जाएगा आपको, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। क्योंकि यह वैल्यू पलटेगा ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। 89 नंबर क्या कर रहा है, दिया गया है आपको वैल्यू दिया गया, तो आपको 44 89 का वैल्यू कितना दिया गया, 67 दिया गया। उसके बाद आपको रूट में लिखा गया है 44.89 प्लस रूट
0.4489, उसके बाद क्या है आपको रूट 0.004489 प्लस रूट 0.40 प्लस 4489। यहाँ पर देखेंगे इसका वैल्यू आपको कितना दिया है, 67 दिया है जी। 67 यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद कितना अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो इसमें आपको कितना आ जाएगा, तो दशमलव कितना होगा, 6.7 होगा। पहला होगा 6.7, दूसरा होगा 0.67 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 0.067 और तीसरा हो जाएगा 0.0067। अगर सभी को जोड़ेंगे तो आपको कितना मान आ रहा है बताइएगा तो। ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें अगर आप जोड़ के देखते हैं तो जोड़ लीजिए, इस पे कितना हो जाएगा, 6.7 है ना, दूसरा क्या है 0.67 है, तो यहाँ एक जीरो दे दीजिए। उसके बाद 0.067 है, तो दोनों में जीरो दे दीजिए। उसके बाद क्या है 0.0067, यहाँ जीरो बैठा दीजिए, जोड़ने में सहूलियत होगा। 7 हो गया, 7 आपको 700 कितना हो गया 13, 713 14 की 1 6 1 7, 7 कितना आ गया, इधर एक आया है ना, 713 14 की 1 कितना हो गया 7। इसमें कितना बचा 7.4437। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 पर। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक मूलधन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 169 हो जाती है, तो मूलधन निकालना है जी। इसकी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, पावर क्या होता है आपका एन रखेंगे। तो ए का मान यहाँ पर कितना दिया है 169 दिया हुआ है, पी निकालना है मूलधन, 1 प्लस रेट कितना दिया है 4/100, टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 169 बराबर क्या हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा पी 25 क्या होगा 26 होगा, तीन होगा, हाँ 25/26 स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पी आपको पी का मान बताएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 90 नंबर को सॉल्व करके इसका कितना आ रहा है 156.25 हो जाए ना, 156.25 156 कितना आया 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए। कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, प्राण आंसू दर्शन, इनमें से सभी हो जाएगा जी, सभी में होता है। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, प्राण आंसू या दर्शन सभी में होता है। अगला 92 नंबर, 92 में क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तस्मय है, मोती, कृषक, गर्मी या आग। कौन हो जाएगा, कृषक। निम्न में से कौन सा शब्द तस्मय है, तो कौन हो जाएगा, कृषक। अगला देखेंगे 93। 93 में क्या है आपका, श्याम सुंदर में कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययभावी, आपका तत्पुरुष। कौन हो जाएगा, कर्मधारय। कौन हो जाएगा, कर्मधारय। श्याम सुंदर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। अगला देखेंगे 94 नंबर। 94 में इंग्लिश दिया हुआ, इसका बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 94। इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 95 पे आएंगे, 95 में क्वेश्चन क्या होगा बताएंगे, न्यायिक निर्णय का क्या होता है इंग्लिश से। ऑप्शन में दिया है च्वाइस द मोस्ट, आपको इसमें न्यायिक निर्णय का पूछा गया है। इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर अगर 96 की बात करेंगे, 6 में दिया है, अगस्त निर्गत विश्लेषण को प्राय यह कहा जाता है, अगस्त निर्गत विश्लेषण को प्राय कहा जाता है। ऑप्शन ए में क्या है, लागत लाभ विश्लेषण, सीमांत लागत विश्लेषण, अंतर उद्योग विश्लेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी, ये तो 100 नंबर आ गया ना, 96 में देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 96 देखना है ना, 96 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन 96 में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसके भाग है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है, तो यह सरकार द्वारा अंतरण भुगतान है। क्या आपका, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 97।
97 में संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अविस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग अभिनीति, कच्चे माल की कमी या आपका अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता क्या होगा? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संचारात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में क्या दिया हुआ है? 98 में है निम्नलिखित में से कौन सा समांगजन्य कारक ऐसा है जिनमें से मुद्रास्फीति होती है? योजनातर व्यय, अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि, निर्देशित कीमत या इमदाद में? इसमें योजनातर व्यय होगा। क्या होगा आपका? योजनातर व्यय। आपको 99 पे आएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है? संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? लाभ होता है, हानि होती है या इनमें से कुछ नहीं होता है जी? ना ही लाभ होगा और ना ही क्या होगा? हानि होगा। संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। 100 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था कि आगमत और निर्गत विश्लेषण को प्राय कहा जाता? गलत लाभ विश्लेषण, सीमांत लागत विश्लेषण, अंतर उद्योग विश्लेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बन जाएगा 100 का? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें से कोई आपको प्राय कहा जाता है, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बनेगा जी। यह था आपका सेट नंबर 5। थोड़ा सा कम डिस्कस हो पाया क्योंकि समय बहुत ही कम था और बच्चे सब भी भाग रहा है। तो ऑप्शन आपका 10 का क्या देखे? आपका 100 का 4 हो गया। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेट नंबर आपका 6 में। तब तक के लिए जय हिंद।